कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन कर रहे हो। नहीं तो आइए जेएल साइंस मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है न्यूक्लियर 02 के साथ। स्वागत के बारे में सबको पता है, आगे क्या पता है? नहीं तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं न्यूक्लियर 02 में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, न्यूक्लियर फोर्स की प्रकृति क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स किन किन नियमों का पालन करता है और न्यूक्लियर फोर्स की ओरिजिन क्या है, वास्तव में न्यूक्लियर फोर्स लगता क्यों है, न्यूक्लियर फोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारे आज के लेक्चर अराउंड किसके घूमेंगे, न्यूक्लियर फोर्स के चारों ओर हम लोग घूम करके आज रह जाएंगे। नहीं फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखे जाएंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, माने ये न्यूक्लियर का सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। नहीं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए कि एक एटम है, क्या है ये, मान लीजिए कि क्या है, एटम, परमाणु, परमाणु है तो इसके अंदर केंद्रक होंगे, इसको मान लेते हैं ये क्या है, इनका न्यूक्लियस है। ठीक तो न्यूक्लिया में सिंगुलर आ जाता है। ठीक इसके अंदर जो बैठल है छोटे 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 पार्टिकल पाए जाते हैं। नहीं क्या पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल, किसके अंदर, पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस, इसको भी अस्से लगाओ, इनसाइड न्यूक्लियस। इसी टीनी पार्टिकल को अपना क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। क्लियर? ये छोटे छोटे पार्टिकल में कुछ पर प्लस चार्ज होता है, कुछ पर नहीं होता है, कुछ पर प्लस चार्ज होता है, कुछ पर नहीं होता है, कुछ पर प्लस चार्ज होता है, कुछ पर नहीं होता है, कुछ पर प्लस चार्ज होता है, कुछ पर नहीं होता है, कुछ पर प्लस चार्ज होता है, कुछ पर नहीं होता है, कुछ पर प्लस चार्ज होता है, कुछ पर नहीं होता है। जिस पर प्लस चार्ज का सिंबल देख रहे हैं आप, ये प्रोटॉन है, और जिस पर कोई चार्ज नहीं देख रहे हैं आप, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। नहीं और न्यूक्लियन किन से बना हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन देखिए जिस पर चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन, जिस पर चार्ज देख रहे हैं आप प्रोटॉन, ये हो गया एटम, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इसको हम लोग टीनी पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियर फोर्स की कंसेप्ट कैसे आई, नहीं यहां पर जानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नहीं निगेटिव की तो कंसेप्ट ही नहीं है। यहां पर कौन सी फोर्स कार्य करती है, रिपल्सन की, विकर्षण की, और न्यूट्रल एंड न्यूट्रल, लगता है नो फोर्स होनी चाहिए, नो फोर्स, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, कोई फोर्स की कल्पना की गई है। तो वैसे अभी तक हम लोग जानते हैं नो फोर्स, क्या जानते हैं हम लोग, नो फोर्स। बस इसी नो फोर्स को किस में बदलना है, यस फोर्स, और इसी यस फोर्स का क्या नाम हो जाता है, न्यूक्लियर। आई बात समझ में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन माने ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये भी क्या है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वर्सेस नो फोर्स। अभी तक जो जानते हैं कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या लग गया, नो फोर्स। चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल है, नो फोर्स। पर न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, कंसेप्ट पकड़िए, इनसाइड न्यूक्लियस, इस फोर्स को किस में बदलना है, इस नो फोर्स, नो फोर्स को किस में बदलना है, यस फोर्स में। माना फोर्स है, उसी फोर्स का क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स। कंसेप्ट पकड़ा है? तो छोटी सी इनका क्या करना, इनको नहीं छापना था, ये आपके समझाने के लिए है। ठीक मैंने पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, विकर्षण कार्य करता है, सब कोई जानता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक पर जीरो चार्ज हो नो फोर्स, जीरो चार्ज प्लस चार्ज नो फोर्स। लेकिन इसी नो फोर्स को किस में बदलना है, इनसाइड न्यूक्लियस, जो यस फोर्स के रूप लेगा, उसी फोर्स का क्या नाम हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। आई बात समझ में? तो आप इनको चाहे तो कक्षा में नोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर इनको तो आप नोट कीजिए, फिर इनको इरेज कर देते हैं, इनका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए देखिए न्यूक्लियर फोर्स की अपन यहां डेफिनेशन लिख लिए हैं। नहीं इत्मीनान से इसको समझिए, क्या कहता है, न्यूक्लियस के अंदर, ये अंदर की मामला है, नहीं ये
अंदर ही मामला है, न्यूक्लियस के अंदर। इनसे पहले समझाया था एटम न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच, न्यूक्लियॉन्स माने कौन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही सब क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले वह स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव, यहीं पर हो गया, ये किस प्रकृति के होते हैं, एट्रैक्टिव प्रकृति के होते हैं। वह एट्रैक्टिव फोर्स जो प्रोटॉन, जो यहां छूट गया है, प्रोटॉन के बीच, जो प्रोटॉन के बीच लगने वाले विकर्षण, जानते हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच जो अस्थिर विद्युत के बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस प्रकृति के होते हैं, विकर्षण माने रिपल्सन नहीं। तो जो प्रोटॉन के बीच लगने वाले विकर्षण बल के बावजूद न्यूक्लियस को आपस में बांध कर रखता है, उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसको फिर देखेंगे उधर। न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, माने इससे स्ट्रॉन्ग, इससे प्रबल कोई बल होता ही नहीं है। अंग्रेजी में देखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति में सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स फोर्स भी है। कैसे, आइए देखते हैं। ये बड़का गो का आइटम लिए हैं, बड़का गो के आइटम का बड़का गो का न्यूक्लियस लिए नहीं, P तो प्रोटॉन, N कोई चार्ज नहीं, P प्लस, P के कपाड़ पर प्लस, N P प्लस, यही होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर यही ना होते हैं, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। P माने प्रोटॉन, N माने न्यूट्रॉन। P माने प्रोटॉन, N माने न्यूट्रॉन। आइए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन को हम उठाते हैं, यहां से इसको यहां पर निकालते हैं, तो P प्लस और यहां पर क्या है, P प्लस। दोनों के जो बीच की दूरी है ये मान लेते हैं अपन r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर है, तो ये F बराबर जो लगने वाला है K Q ऑफ P इंटू Q ऑफ P अब बटा है r स्क्वायर। ये किस प्रकृति को होंगे, रिपल्सन। ये चाहेगा कि हम इस प्रोटॉन से दूर भगा दें। जब ये प्रोटॉन, ये रिपल्सिव फोर्स आपस में यदि अपनी सफलता हासिल कर लेता, यदि ये प्रोटॉन के बीच रिपल्सन हो जाता तो न्यूक्लियस तो डिस्ट्रॉय हो जाता, न्यूक्लियस विखंडित हो जाता, न्यूक्लियस रहता ही नहीं। क्योंकि ये कहता कि तुम इधर जाओ, ये कहता कि नहीं तुम इधर जाओ, ये कहता कि नहीं तुम इधर जाओ, ये कहता कि नहीं तुम इधर जाओ। क्या न्यूक्लियस रह पाता, नहीं रह पाता। तो इस रिपल्सिव फोर्स को विनाश करते हुए, माने इसके प्रभाव को नष्ट करते हुए, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एक बल लगता है, एक बल लगता है जो किस बल को खत्म कर देता है, इस रिपल्सन के प्रभाव को समाप्त करके एक नया अट्रैक्शन स्थापित करता है, एक नया अट्रैक्शन स्थापित करता है। जैसे मान लिया जाए कि हम दो लोग हैं, नहीं हम दो लोग हैं यहां पर मान लेते हैं, और ये दोनों क्या करता है, इसको खींचता है, इसको क्या करता है, खींचता है। मैं यहां पर एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं कि हमारे पास अभी यहां 4 लड़के हैं, चारों को मैं स्टेज पर बुलाता हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। ताइए पहले तुम दोनों आ जाओ, बोलना नहीं किसी को, आ जाइए आप दोनों, आ जाइए बीच में आओ। देखिए ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये भाई साहब प्रोटॉन है और ये भाई साहब प्रोटॉन है। आ जाओ फटाक से, आओ उस साइड से आओ, इस साइड से आओ, आ जाइए। चलिए ये दोनों प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को खींच रहा है, मैंने खींचो और चलो जी उधर से आओ, उधर से आओ। चलिए ये दोनों प्रोटॉन है, ये कहता है कि इसको उधर धकेल देंगे, इसको इधर धकेल देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में सट जाएं। उनको इधर की ओर खींचो, धकेलो और बीच में लो। हाँ देखिए, तो एक फोर्स ऐसा होनी चाहिए कि इनको खींचने के जो रिपल्सन फोर्स है दोनों के बीच, ये क्या हो जाए, फिर खींचिए एक बार और देखिए, ये खींच रहा है आपस में, हम चाहते हैं कि नहीं इतनी खींचो मत, ये दोनों सट गया। तो यही सटाने वाला बल क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या समझ में आया, यही न्यूक्लियर फोर्स है, यही न्यूक्लियर फोर्स है। कहता है कि हम दोनों क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे, पर एक बल आया, कहता है तुम दूर जाओगे, इतना जोर से चापा, इतना जोर से चापा, इतना जोर से चापा, किसको सटा करके एक जगह रख दिया। बात समझ में आ गई होगी। यहां देखिए गौर कीजिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले वह स्ट्रॉन्ग फोर्स, अभी जो देखा दोनों तरफ से चाप रहे थे, वह स्ट्रॉन्ग फोर्स
जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, अभी देखा कि दोनों ऐसे करके खींच रहा था, हम भी प्रोटॉन है, हम भी प्रोटॉन में भाग रहा था। प्रोटॉन के बीच लगने वाले विकर्षण बल के बावजूद, विकर्षण बल काम कर रहा है, उसके बावजूद भी न्यूक्लियस को आपस में सटा करके रखा, उसी फोर्स का क्या नाम पड़ गया? न्यूक्लियर फोर्स। हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नहीं तो आप इनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये नोट करने की चीज नहीं है, ये नोट करने की चीज नहीं है, आप इनको समझिए और लिख लीजिए। अब देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टर क्या होगा। फटाक से नोट करें, इसको इरेज कर देंगे। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रकृति क्या होती है? तो सबसे पहले छोटे छोटे प्रकृति लिखते हैं। नहीं, पहला नंबर यह नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ नॉन सेंट्रल फोर्स? अब जरा देखिए, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, मैंने कहा ना न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। आप जब देख रहे थे तो सेंट्रल फोर्स कौन कौन है? सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स ओनली एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं? जो केवल किस पर कार्य करता है? ओनली एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, इसका मान लेते हैं ये है, ये जो है ये m कोण है, नहीं सेंटर ऑफ मास, और यहां पर एक पार्टिकल है ऐसे करके, इसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पड़ता है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो ये जो फोर्स लगेगा ये इसके बीच लगेगा। नहीं, ओनली एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ द मास। ये हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है, ये द्रव्यमान केंद्र पर काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल फोर्स। पर ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, माने ये द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन कौन से इसके एग्जांपल हो जाएंगे सेंट्रल फोर्स के? नहीं, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये हो गया दो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे है? तो जरा इनको देखते हैं। यहाँ पर क्यू पार्टिकल है और यहाँ पर भी क्यू पार्टिकल है, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी r, ये इसकी दूरी r। इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। पर अपना जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये कैसा फोर्स है? नॉन सेंट्रल फोर्स, माने ये केंद्रीय बल नहीं है, ये केंद्रीय बल नहीं है। दूसरा नंबर कहता है यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी याद रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, एक वर्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किस प्रकृति के होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, माने ये संरक्षी बल नहीं है, माने असंरक्षी बल है। क्या है? असंरक्षी बल, माने ये संरक्षित नहीं रहता है। नॉन कंजर्वेटिव माने असंरक्षी फोर्स, ये कंजर्व नहीं रहता, माने प्रत्येक पॉइंट पर इसकी वैल्यू एक जैसी नहीं है। तीसरा नंबर कहता है यह एट्रैक्टिव नेचर, नहीं एट्रैक्टिव नेचर बोले तो आकर्षण प्रकृति। किस प्रकृति के? आकर्षण प्रकृति के होते हैं। इससे पहले देखा था कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कहां होगा? एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, दोनों के बीच जो बल लगेगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये क्या है? एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो ये क्या होगा? रिपल्सिव। यही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा था, तो ये क्या होता है? ये केवल और केवल किस प्रकृति के होते हैं? अट्रैक्टिव प्रकृति के होते हैं। तो फटाक से को नोट करें, फटाक से यहां तक लिख लिया तीसरा नंबर। आइए देखिए चौथा नंबर कहते हैं कि यह इनवर्स स्क्वायर लॉ
का पालन नहीं करता है। अब सोचने वाली बात है ना कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ यहां कट नहीं रहा है या इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये लॉ क्या है। यहां पर देखिए हम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन नहीं करता। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन नहीं करता है। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम का नियम। वर्ग व्युत्क्रम का नियम माने इन वर्स स्क्वायर लॉ ये कहता क्या। पहले एग्जाम्पल देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला नंबर, दूसरा नंबर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स। इन सब में एक कॉमन चीज देखे होंगे, इधर मिटा। पहले देखिए इनवर्स लॉ का ये सब पालन करता है। क्या ये इनवर्स लॉ का पालन करता है? हाँ करता है। हाँ या ये क्या ये करता है न्यूक्लियर फोर्स? ना ही जी। अब ये इनवर्स लॉ में कॉमन एक चीज देखा होगा। क्या कॉमन देखे होंगे जरा समझ देंगे तो क्या कॉमन मिलता है इन सब में। और इनवर्स स्क्वायर रूल किसको कहते हैं? नहीं देखिए गौर करेंगे, समझते जाइए इत्मीनान से। कहता कि इन तीनों नियम में आप एक चीज कॉमन देखे होंगे, बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या ये सब में देखिए ग्रेविटेशन लॉ मैं बता रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती एवं दोनों पिंड के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें देखा। आइए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, परंतु समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में। तीसरा कहता है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के दोनों ध्रुव के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों ध्रुव के परिमाण के गुणनफल का माने ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कॉमन चीज मिल रहा है। इसी का क्या नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स बोले तो व्युत्क्रम, स्क्वायर बोले तो वर्ग, लॉ बोले तो नियम। वर्ग व्युत्क्रम का नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कौन सा पालन करेगा? न्यूटन्स लॉ करता है इसका पालन, कूलम्स लॉ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। पर न्यूक्लियर फोर्स इस लॉ का पालन नहीं करता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए देखते हैं जरा इसको ग्राफ पर देखते हैं कि ये कैसे वर्ग की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। इस पर अपन किसको दिखाते हैं? एफ को दिखाते हैं, ये 0। और इस पर हम लिखते हैं डिस्टेंस को। किसको लिखते हैं? डिस्टेंस को। ठीक, ये चलता है ऐसे करके। यहां पर जो आया, यहां पर ये बहुत कम डिस्टेंस, यहां पर लगभग 10 फर्मी लिखते हैं, 10 फर्मी। ये कहता है, इसी से अगला नियम बन जाता है। ये ग्राफ अगले का है। और यहां पर क्या लिखते हैं? 0.5
5 फर्मी। इसका मतलब क्या होता है? 5वां नंबर हम रूल लिखते हैं, पर चौथा नंबर से क्या है? कनेक्टेड। चौथा नंबर से कनेक्टेड। कहता है ये कहता है कि यह शॉर्ट रेंज माने कि फ्यू फर्मी, कुछ ही फर्मी मीटर के लिए मान्य होता है। शॉर्ट रेंज के लिए मान्य होता है। लगभग 10 फर्मी के बाद या पर 10 फर्मी पर या 10 फर्मी के बाद न्यूक्लियर फोर्स का मान 0 हो जाता है। यहां देख रहे हैं, देखिए जब न्यूक्लियर फोर्स यहाँ इस पर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस पर बहुत कम था, बहुत कम, तो देखिए न्यूक्लियर फोर्स कहां तक गया है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस बढ़ा वैसे वैसे रैपिडली ये क्या हो रहा है? घट रहा है। जब हम कहां तक पहुंच गए दूरी को लेकर के 10 फर्मी के आसपास, तो ये सैचुरेशन को पकड़ते हुए प्रतीत हो रहा है, माने 0 हो रहा है। मतलब फोर्स कितना हो रहा है? 0। माने 0.5 से लेकर के 10 फर्मी के बीच में नेगेटिव फोर्स है और ऊपर क्या है? पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो चौथा नंबर से जुड़ी हुई बातें 5वां नंबर भी ठीक। तो छठा नंबर भी देख लेते हैं। ये चौथे नंबर का ग्राफ है। छठा नंबर कहता है यह न्यूट्रॉन बी नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान प्रबलता से कार्य करता है। चाहे ये न्यूट्रॉन के बीच लगे, चाहे ये प्रोटॉन के बीच लगे, चाहे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगे, ये क्या करता है? प्रबलता समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ? छठा नंबर का मतलब 7वां नंबर में हम लिखते हैं, यहीं पर 7वां नंबर लिखते हैं कि माने यह चार्ज बोले तो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? ये चार्ज में आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और शुभ अंक हो गए 7 और नियम को भी ले लीजिए यहीं पर 7वां। इनको फटाक से आप नोट कर लें, फटाक से। इसके बाद हम लोग जो लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, माने न्यूक्लियर फोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बीच लग कैसे जाता है, इनके बीच लग कैसे जाता है। यहाँ पर तो अट्रैक्शन रिपल्शन कार्य करना चाहिए प्रोटॉन के बीच, पर न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम कर जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करेंगे, फटाक से नोट करें। चलिए अब देखते हैं अगले हेडिंग के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय बल की उत्पत्ति। किसी बुक में इसका हेडिंग आपको मिल सकता है नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये हेडिंग भी हो सकता है मिल नाभिकीय बल की प्रकृति। तो सबसे पहले देखिए इसको जो बताया सन 1936 ईस्वी में, किसने, कितने ईस्वी में? सन 1936 ईस्वी में जापानी, चाइनीज नहीं, जापानी भौतिक शास्त्री, नाम याद रखेंगे, युकावा, स्पेलिंग देख लेते हैं। लोगों का नाम जो होता है ना बड़ा बढ़िया होता है, बस युकावा। सन 1936 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी, यहां छूट गया था, ईस्वी में जापानी भौतिक शास्त्री किसने, युकावा ने बताया कि, क्या बताया कि न्यूक्लियॉन्स के बीच न्यूक्लियर फोर्स
लगातार इससे ठीक होता है, देख लेना, लगातार एक अदृश्य पार्टिकल के विनिमय, इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज। क्या लिखे? न्यूक्लियॉन्स के बीच न्यूक्लियर फोर्स लगातार एक अदृश्य पार्टिकल के विनिमय एक्सचेंज के कारण लगता है। किसने बताया? इस अदृश्य पार्टिकल का क्या नाम है? नहीं, इस अदृश्य पार्टिकल को युकावा ने मीजॉन्स कहा। क्या कहा? मीजॉन्स। इस अदृश्य पार्टिकल का क्या नाम रखा? मीजॉन्स। यहां पर देखिए, अदृश्य पार्टिकल, अदृश्य पार्टिकल मतलब कौन सी? मीजॉन्स का खोज बाद में प्रयोग के द्वारा उन्होंने किया। क्या किया? मीजॉन्स का, अदृश्य पार्टिकल मीजॉन्स का खोज बाद में प्रयोग के द्वारा उन्होंने उल्टा तो नहीं हो गया वाक्य? देख लेते हैं। अदृश्य पार्टिकल मीजॉन्स का खोज उन्होंने बाद में प्रयोग के द्वारा किया। उन्होंने, किसने? उन्होंने माने युकावा ने। युकावा प्रयोग से यह पता चला कि मीजॉन्स 3 प्रकार के होते। मीजॉन्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये क्या है? अदृश्य पार्टिकल के कारण का। ठीक। नंबर 1 न्यूट्रल पाई मीजॉन्स, इसको कहा उन्होंने पाई 0। न्यूट्रल पाई मीजॉन्स। दूसरा का नाम रखा नेगेटिव पाई मीजॉन्स, उसे क्या कहा उन्होंने? पाई माइनस। तीसरा का नाम रखा उन्होंने पॉजिटिव पाई मीजॉन्स। अब इन्होंने जो ये थ्योरी दिया, ये थ्योरी का नाम ही पड़ गया युकावा थ्योरी या मीजॉन्स थ्योरी। क्या नाम पड़ गया? मीजॉन्स थ्योरी। तो यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि मीजॉन्स का खोज किसने किया? युकावा ने। नाभिकीय बल के उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत किसने दिया? युकावा ने। प्रायोगिक परीक्षण, मीजॉन्स का प्रायोगिक परीक्षण किसने किया? युकावा ने। तो ये सब चीज का श्रेय किसको जाता है? युकावा। तो नाभिकीय बल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? युकावा ने। तो इसको फटाक से नोट करें। यहां पर देखिए ने छूट गया था, इस सब पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोलते जो उस पर भी। मीजॉन्स 3 प्रकार के यहाँ के होते हैं, छूट गया था। हो सकता है ये वाक्य उल्टा पुल्टा हो सके, तो आप अपने से भी सुन करके या पढ़ करके इसको सजा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नोट करें फटाक से। चलिए, इनको नोट कर लिए होंगे, ये तो पहले ही बताया था आपको। अब इसके बाद देखते हैं इस थ्योरी के अनुसार कहता क्या है। इस थ्योरी के अनुसार कहता क्या? ऐसा करते हैं कि पहले हम थ्योरी को लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे। नहीं, लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो फटाक से पहले लिख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी। कहते हैं युकावा के अनुसार या मीजॉन्स थ्योरी के अनुसार। इसी युकावा थ्योरी का नाम दूसरा क्या पड़ जाता है? मीजॉन्स थ्योरी। तो मीजॉन्स थ्योरी किसने दिया था? युकावा ने। इसलिए इसका युकावा थ्योरी भी कहते हैं और मीजॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। कहता है कि सभी न्यूक्लियॉन्स पाई मीजॉन्स मतलब मीजॉन्स, पाई मीजॉन्स बोले तो मीजॉन्स से घिरे होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? मीजॉन का क्लाउड पाए जाते हैं। मीजॉन का क्लाउड पाए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंगो है, मैंगो का गुठली को कहिए न्यूक्लियॉन्स, तो उसके चारों तरफ जो मीजोकार्प है, खाने वाला एडिबल पार्ट जिसको हम लोग गुद्दा कहते हैं, उसको कहिए मीजॉन्स। वो मीजॉन्स है और उसका गुठली जो है वो क्या है? गुठली
न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूक्लियॉन्स के चारों ओर जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स पाई मेसॉन्स से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। कहता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में केवल सापेक्षित मेसॉन का अंतर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम प्रकृति के पार्टिकल है, अंतर है तो किसमें, मेसॉन्स में। माने क्लाउड जो है चारों तरफ से, तो न्यूट्रॉन्स के चारों तरफ एक अलग प्रकार के मेसॉन होते हैं और प्रोटॉन की तरफ चारों तरफ एक अलग प्रकार के मेसॉन होते हैं। पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो सेम पार्टिकल। युकावा के अनुसार पी प्रोटॉन प्लस, इसमें यदि हम क्या दे देते हैं, निगेटिव मेसॉन दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन बन जाता है। जब न्यूट्रॉन को हम क्या दे देते हैं, पॉजिटिव मेसॉन दे देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। क्लियर। अब आइए इस तरफ देखते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच फोर्स मेसॉन एक्सचेंज के कारण लगता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय बल, वो किनके एक्सचेंज के कारण है, मेसॉन के एक्सचेंज के कारण लगता है। देख लीजिए P प्लस N, न्यूट्रॉन N प्लस प्लस, तो क्या हो गया ये, प्रोटॉन। बस यही चीज, यही कहां, यहां पर न्यूट्रॉन है, जीरो लिख दिया, यहां पर जीरो नहीं लिखे, सेम चीज। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स मेसॉन अवशोषित कर, माने प्रोटॉन मेसॉन अवशोषित कर लेगा या न्यूट्रॉन मेसॉन अवशोषित कर लेगा, कर या उत्सर्जित कर। प्रोटॉन मेसॉन को बाहर निकाल दिया या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मेसॉन को बाहर निकाल दिया, उत्सर्जित कर अपने नेचर का एक्सचेंज कर लेता है। प्रोटॉन मेसॉन को हटा दिया, न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन मेसॉन को ग्रहण कर लिया, प्रोटॉन बन गया। तो क्या कर जाता है, अपने नेचर को क्या कर लेता है जी, एक्सचेंज कर लेता है। माने कभी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बन जाता है। खेल किसकी है, मेसॉन्स के अवशोषण का और मेसॉन्स के उत्सर्जन का। प्रोटॉन युग्म माने प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन युग्म माने प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तथा न्यूट्रॉन युग्म माने न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच न्यूट्रल पाई मेसॉन्स माने पाई जीरो न्यूट्रल पाई मेसॉन्स एक्सचेंज के कारण फोर्स लगता है। माने प्रोटॉन पेयर्स के बीच और न्यूट्रॉन पेयर्स के बीच यदि किसका एक्सचेंज हो जाए, पाई मेसॉन्स का, तो क्या लगने लगता है, दोनों के बीच नाभिकीय बल। इन दोनों के बीच नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच बल लगने लगता है। चिन्ह लगाए हैं किस मेसॉन के एक्सचेंज के कारण, न्यूट्रल पाई मेसॉन के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच फोर्स क्यों लगता है, तो किसका एक्सचेंज होता है, पाई का, माने रिस्पेक्टिव पाई, माने ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव के एक्सचेंज के बीच। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको डिलीट करके एक आध लाइन और लिखेंगे, दो नोट लिखेंगे। कितने नोट, तो 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट नहीं, चलिए नोट नंबर पहला, नोट नंबर 1 कहता है न्यूक्लियर फोर्स का मूल कारण मेसॉन्स का एक्सचेंजिंग माने विनिमय है। न्यूक्लियर फोर्स का मूल कारण क्या है, मेसॉन का एक्सचेंजिंग। यहां पर देखिए मेसॉन का एक्सचेंज और मेसॉन्स का एक्सचेंज, माने बल का मूल कारण मेसॉन का एक्सचेंज। फिर कहेंगे यहां पर इस नोट को बंद। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में कहता है मेसॉन्स, याद रखें मेसॉन्स का भार, मेसॉन्स का भार इलेक्ट्रॉन के, मेसॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से 270 गुना अधिक होता है। ठीक है, मेसॉन्स का भार, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। मेसॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना अधिक होता है, 270 गुना अधिक होता है। मतलब वेट ऑफ मेसॉन इक्वल टू 270 इनटू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक नोट और लिखेंगे, आखिरी नोट, फटाक से नोट कर लेंगे, नोट कर लिए होंगे।
आइए नोट नंबर 3 देखते हैं। मैं कहता है न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना अधिक होता है। ए नंबर में न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितना गुना अधिक? 100 गुना अधिक होता है। बी नंबर में कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर ऑब्जेक्टिव 10 के पावर 38 गुना अधिक होता है। नाभिकीय बल अस्थिर वैद्युत के बल से कितना गुना अधिक? 100 गुना अधिक। और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना अधिक? 10 के पावर 38 गुना। इसको क्या कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो ज्यादा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है। माने न्यूक्लियर फोर्स बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर 100। अनुपात आया। नाभिकीय बल तथा स्थिर वैद्युत के बल का अनुपात कितना होता है? 100 होता है। न्यूक्लियर फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 10 के पावर 38। माने न्यूक्लियर फोर्स और नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 10 के पावर 38 होता है। फटाक से नोट करें। तो इनको नोट कर लिए होंगे। देखिए ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है, ये भी सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है और इनके गुण से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं नाभिकीय बल के, जैसे कि कौन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कौन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सेंट्रल फोर्स नहीं है, कौन सेंट्रल फोर्स है। तो इनके गुणों का जब आप अध्ययन करेंगे तो ये सारी की बातें आ जाएगी। तो वीडियो को आप पूरे देखें, ध्यानस्थ होकर के देखें, ये सारी कहानी को 5 बार 7 बार आप पढ़ ले नोट करके, और फिर ये चीज आपकी अपनी हो जाएगी। तो आज न्यूक्लियर फोर्स की तमाम कहानी समाप्त हो रही है। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे न्यूक्लियर 03 में कवर करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, माने न्यूक्लियस के स्थायित्व और नाभिकीय आबंधन ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा, इसकी रिस्पॉन्स आप अवश्य दें। धन्यवाद।